अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। कल मैंने कौन सी सुनाई थी? कल परसों? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। नूर को दे दो। अच्छा, ये टिपिकली मर्दों के लिए ये जो लड़के ये शेव करते हैं, खींच के शेव करते हैं, उल्टी शेव क्यों करते हैं? चमकने के लिए, पप्पू लगने के लिए ना? मैंने उल्टी शेव करता था और बड़ी खींच के शेव करता था। मैं पप्पू बच्चा था मेरी। क्यों करते हैं? है? हाँ, प्यारे लगने के लिए ना। अच्छा, कैसे पता इससे प्यारे लग रहे हैं? छिला हुआ आलू लग रहा है तो है? लोग थोड़ी इज्जत देते हैं, पढ़ा लिखा है। हाँ जी, क्यों नहीं? ठीक है, चिकने पप्पू ये सारी टर्म्स बन गई, लेकिन कैसे पता कि अच्छे लग रहे हैं? जब छिला हुआ आलू नहीं लग रहा। क्यों है? लोग कहते हैं। अच्छा, इसकी वजह यह है कि जो हमारे फिल्मों ड्रामों में हीरोज रहे हैं ना, वो क्लीन शेव रहे हैं।
अगर दाढ़ी वाले ही हीरो हुआ करते तो फिर जवान दाढ़ी ही रखा करते, क्योंकि फॉलो करते हैं ना, क्योंकि और जो फिल्मों में विलन होते हैं वो हैं दाढ़ी वाले होते हैं। तो इसकी वजह यह है कि हमें जो प्रेजेंट किया जाता है ना, देखिए नेचुरल सी बात है, इंसान वो बनना चाह रहा होता है जो उसको नजर आ रहा होता है कि अच्छा ऐसा बने तो लोग पसंद करते हैं। तो चूंकि वो प्रेजेंटेड ही क्लीन शेवन होते थे तो इसलिए फिर नौजवान को क्लीन शेव ही पसंद है। अगर दाढ़ियों वाले ही हुआ करते, अगर उस सोसाइटी में दाढ़ी ही कॉमन होती तो आप में से जो क्लीन शेव करता वो बुरा लग रहा होता। इस पे कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा जवानी ऐसे ही गुजार लें फिर रख लेंगे दाढ़ी, अभी तो अभी क्या उम्र है दाढ़ी रखने की, या दाढ़ी रखेंगे तो इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट करेंगे हैं। हाँ, जिनकी आती ही नहीं है वो तो फिर मसला है ना, वो तो अलग बात है। नहीं भाई है ना, कई कौमें हैं, मतलब अफ्रीका के जो जितने मुल्क हैं वहां भी ऐसा ही है, ये चाइना वगैरह में ऐसा नहीं आती दाढ़ी, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जवान दाढ़ी नहीं रख रहे होते। तो ये जो दाढ़ी रखना है ना, ये हुक्म है, यानी ये चॉइस नहीं है। जो दाढ़ी नहीं रख रहा होता तो बेशक देखें दर्जा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक काम जिसका करने का कहा हो और वो ना करे तो वो गुनाह तो है। अब उसके दर्जे डिफरेंट हो सकते हैं, यानी ये बहस हो सकती है कि बहुत बड़ा गुनाह है कि छोटा गुनाह है। भाई बात यह है कि करना है तो करना है। तो जो दाढ़ी रखना है ना बेटे, ये लाजिम है। बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अब उसका कनेक्शन देखें कि जो मुशरिकीन है उनको अपोज करो, 3 बातें की जा रही, दाढ़ी को बढ़ाओ और जो मूछें हैं उसको पस्त करो। तो जो दाढ़ी बढ़ाना है ना, दाढ़ी, अब ये भी एक अलग बहस है कि कितनी दाढ़ी। तो उसका एक बेसिक सा जवाब यह है कि दाढ़ी जो दाढ़ी लगे, शेव बढ़ी हुई दाढ़ी नहीं होती है, वो तो सुस्ती होती है। तो दाढ़ी जो दाढ़ी लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो चूंकि दाढ़ी थी ही इतनी, तो यही जैसे इतनी मेरी है कि आप मट्ठी करें तो मुट्ठी में आ जाए, तो दाढ़ी तो लगे ना। तो इसलिए दाढ़ी रखना बेटे ये बुढ़ापे का काम नहीं है, ये जब आपकी दाढ़ी निकल आई तभी का काम ही है। तो दाढ़ी जो है वो हुक्म है। पेस्टल, ये कोई एक वर्ड नहीं है, ये एब्रीवेशन है। तो ये पेस्टल भी हो सकता है, ये एल और ई बात आगे पीछे भी हो सकता है, नहीं पिस्टल नहीं है, पेस्टल। ये आईकेएफ की बुक में 2-3 चैप्टर में फैला हुआ है, लेकिन एक ही में काफी था, तो बैक की बुक के अंदर इसको एक में ही रखा हुआ है मैंने। इस पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, 2-3 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, और इस पर एक सिनेरियो क्वेश्चन भी हो सकता है जिसके चांसेस होते हैं। को 5 से 10 मार्क्स का सिनेरियो क्वेश्चन भी हो सकता है, 6, 7, 8 ये मुनासिब होते हैं नंबर। तो एक सिनेरियो क्वेश्चन हो सकता है, लाजमी नहीं आता, लाजमी नहीं है, लेकिन वैसे अगर इसमें सवाल बनता है तो 2-3 एमसीक्यूज हो सकते हैं और एक सिनेरियो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें याद करनी है चीजें, याद इसमें भी है लेकिन समझना भी है। सिनेरियो क्वेश्चन बहरहाल इसका आसान होता है। इसमें है टोटल 6 चीजें। हमने ना उन 6 चीजों को अलग अलग भी पढ़ना है, यानी उन 6 चीजों के ऊपर जो कुछ है
वो याद करना समझना भी है एमसीक्यूज के लिए, और जो सिनेरियो क्वेश्चन होता है उसको कैसे हैंडल करना है वो जब मैं इसके सिनेरियो क्वेश्चन पे आऊंगा तो बताऊंगा। यानी अभी इस वक्त हमने ना 6 चीजें पढ़नी है। ये 6 चीजें इंडिविजुअली जब पढ़ रहे होंगे तो वो जहन में टारगेट ये कि उस पे एमसीक्यूज होते हैं, छोटी छोटी चीजें याद करनी है। सिनेरियो क्वेश्चन को तरह डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होता है। तो मैं इस वक्त आपको सिनेरियो क्वेश्चन को इग्नोर करके पहले ये 6 चीजें अलग अलग पढ़ाने लगा हूं। 6 चीजें हैं क्या, पेस्टल है क्या, इसका बिल्कुल देता हूं कॉन्सेप्ट। पी से बनता है पॉलिटिकल, नूरिया नजर आ रहा है, इतनी लाइट काफी है। ये वाला जो ई है इससे हो गया इकोनॉमिकल, एस से ये पढ़ा हुआ है पहले, ये कहां पढ़ा हुआ? नहीं वो तो नीचे लिखा हुआ है लेकिन अच्छा। टी टेक्नोलॉजिकल, और नहीं सर को इंस्टाग्राम नहीं देखते भाई बात अब पता चल जाती हैं चीजें, आ जाती है नजर, जगह जगह नजर आ जाती है। ये है जी लीगल, और ये है, इसको इकोलॉजिकल भी कह सकते हैं, एनवायरमेंटल भी कह सकते हैं। पेस्टल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि यानी आपको इस पूरे का बैकग्राउंड बता रहा हूं कि हम खड़े कहां हैं, करने क्या लगे हैं, इस सारी डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। या तो हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे या नया बिजनेस बनाने लगे होंगे, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में मौजूद हैं तो अब हम इससे सोच रहे होंगे कि कंटिन्यू करें या जाएं। यानी हम ना किसी डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े होंगे। ज्यादातर ये ऊपर वाला ही है कि हम कुछ नया काम करना चाह रहे हैं और डर इसलिए रहे कि जैसे सड़क पार करनी है तो सड़क पार करने के लिए इधर उधर उधर कहां देखें है, अगर वाकई बचाना चाहते हैं प्लीज, वरना तो इधर उधर देखते रहे फिर तो लग जाएगी गाड़ी। लेकिन अगर वाकई अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इधर उधर कहां देखें, राइट लेफ्ट, ट्रैफिक को भी देखें, और है जी चलें ठीक है, चारों तरफ ट्रैफिक को देख लिया, और भाई जहां पांव रखना है सड़क उसको भी तो देखे ना कि केले का छिलका पड़ा है नीचे कि नहीं पड़ा, नीचे भी देखना है। मतलब जिस सड़क पे चलना है उसको भी देखना है, स्लिपरी है नहीं है, अगर कोई सिग्नल बंद था, कोई वार्डन खड़ा है रोक रहा है उसको भी देखना है। तो कोई एक्शन लेना है ना हमने, तो हमने देखना है कि उस एक्शन पे एक्सटर्नल क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे। तो सरकार भी तंग करेगी हमें, मुल्की हालात भी इफेक्ट करेंगे, आसपास के लोगों का भी इफेक्ट होगा, टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट होगा। ये दोनों हैं तो सरकार वाली बात, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सरकार से मुराद वाकई सरकार है, यानी जो रूलिंग पार्टी है। ये लॉ है, लॉ भी तंग करेंगे और माहौल भी तंग करेगा। ये माहौल वाला माहौल नहीं है, ये एनवायरनमेंट वाला माहौल है। तो ये जो 6 चीजें हैं ना, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये सिखाया जा रहा है कि बिजनेस किसी डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़ा है और इसका जो सिनेरियो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि कोई नया काम हम करना चाह रहे हैं और उस नया काम करने से पहले हमने एक्सटर्नल एनालिसिस करना है कि हमारे इस काम पर इन चीजों के क्या क्या असर हो रहे होंगे। डिसीजन करके नहीं देना, वो जब मैं आपको सिनेरियो क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये बात दोबारा समझाऊंगा, अभी शुरू में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। डिसीजन नहीं करके देना, लेकिन एक्सटर्नल एनालिसिस करना है कि हमारे इस कामों पर
ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन 6 हेडिंग से, ये हमारे काम पर क्या अच्छा या बुरा असर डाल रहे होंगे, फौरन या कुछ अरसे बाद, ये सिनेरियो क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना होगा। तो ये इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं और उसके लिए हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। अब इन सब में ना एंड ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, ये है, लेकिन अब किताब में कुछ तो लिखना था जिसमें एमसीक्यूज भी पूछे जाते। तो अब पॉलिटिकल के बारे में जो जो भी बच्चे को बताने का दिल था वो किताब में लिखा हुआ है। इधर उधर की फालतू चीजें भी हैं, लेकिन चूंकि किताब में है तो वो हमने सारी पढ़नी, याद करनी है, क्योंकि उन पे स्ट्रेट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, स्ट्रेट सवाल भी आ सकते हैं। तो ये सारे जो 6 चीजें हैं इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पढ़ते हैं आज। पॉलिटिक्स क्या होती है? सियासत। अच्छा, सियासत क्या होती है? पॉलिटिक्स। हाँ जी, पॉलिटिक्स। गवर्नेंस किस चीज की? हाँ, वैसे ज्यादातर ये लफ्ज तो स्टेट में इस्तेमाल होता है, वरना खानदान में भी पॉलिटिक्स हो सकती है। अच्छा, हम लोग पॉलिटिक्स को ना नेगेटिव समझते हैं, हालांकि पॉलिटिक्स असल में नेगेटिव चीज नहीं है, ये तो पॉजिटिव चीज है। पी से पॉजिटिव, पी से पॉलिटिक्स असल में पॉजिटिव चीज है। जो कोई इदारा है, चाहे वो इदारा ऑफिस है, चाहे वो कोई रेलिवेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो मुल्क की गवर्नमेंट है, चाहे खानदान है, उसका कोई लीडर तो होगा। तो उस लीडर की सोच ऐसी होनी चाहिए कि सबको साथ ऐसे लेके चलना है कि मसाइल कम से कम हो और सबकी जरूरतें, सबके फायदे मैक्सिमम पूरे हो रहे हो। अब उसने हर एक को अकॉर्डिंगली डील करना होगा। ये उसने सोचना होगा कि क्या एक्शन लेंगे कि सब लड़ पड़ेंगे, क्या एक्शन होंगे कि सब आपस में किसी ना किसी बात पे तो मुत्तफिक होंगे। तो ये लीडर ने सोचना होता है। वो घर का लीडर भी हो सकता है, वो मुल्क का लीडर भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स होती है, लीडर ने सबको साथ लेके चलना होता है, सबके फायदे को सामने रखते हुए। अब इसमें कुछ तो डेफिनेशंस हैं, वो याद कर लें। उसके अलावा ना 2 चीजें, अच्छा जी, ये 2 डेफिनेशंस देख लें। ये डेफिनेशंस पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन किताब वाले ने लिखी हुई है, कोई भरोसा नहीं है वो एमसीक्यूज में कुछ इस तरह की बात पूछ ले। ये दोनों डेफिनेशंस देख लें। एहतियातन कर लेनी चाहिए वैसे याद। मतलब एमसीक्यूज में हो सकता है ये टेस्ट, होना नहीं चाहिए वैसे, इतनी गहरी गहरी डेफिनेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन एहतियातन।
इकोनॉमिक्स बेसिकली यही है ना कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नीड्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाएं रिसोर्सेज के अंदर, ये सब इकोनॉमिक्स है। तो वो कैसे अच्छे तरीके से हो जाए, ये पॉलिटिक्स है। अच्छा जी, इस चैप्टर में ना 3 चीजें हैं। ये एक टेबल है, ये आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए उन्होंने खजाना दिया हुआ है और 2 दफा मेरे ख्याल में इस पे एमसीक्यूज पूछे जा चुके हुए हैं। तो ये एमसी है तकलीफ दे चीज, आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। ये टेबल बताता हूं मैं आपको बाद में, पहले ना बाकी 2 हिस्से बताता हूं। इस चैप्टर में 3 हिस्से बांट रहा हूं मैं। एक ये टेबल है, ये टेबल क्या है समझाऊंगा तो पता चलेगा, लेकिन बहरहाल करना आपने इसको याद है टेबल को, ये एमसीक्यूज के लिए काम की चीज है। उसके बाद जो 2 हिस्से हैं ना, उसमें एक हिस्सा ये है अच्छा, मुल्क की जो गवर्नमेंट है, और मैं गवर्नमेंट की जब बात कर रहा हूं ना, यानी अभी मैंने आपको पॉलिटिकल पढ़ाना शुरू किया है। पेस्टल में से पहले हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पढ़ने लगे। जैसे जैसे ही आते जाएंगे एक एक करके, तो फिर उनकी हेडिंग बताऊंगा। स्टार्ट हमने आज पॉलिटिकल से किया है। इस हिस्से में 3 चीजें हैं। एक ये टेबल है, ये टेबल क्या है आखिर में बताता हूं। उसके बाद जो बाकी 2 हिस्से पहले वो बताने लगा। हम जब लीगल पे जाएंगे ना, तो उसमें होंगे मुल्क के लॉज। जो लॉज है ना, वो कौन सी पार्टी की हुकूमत है उस पर डिपेंडेंट नहीं होते। पार्टी आई चली गई, लॉज तो मौजूद हैं अनलेस के वो चेंज ना करते हैं। तो जब हम लीगल एनवायरनमेंट पढ़ रहे होंगे तो वो मुल्क के लॉज की बात कर रहे होंगे। पॉलिटिक्स में मैं रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूं। जो पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है, चाहे जाहिरी चाहे छुपी हुई, जो भी गवर्नमेंट में है, उस सब के बारे में बिजनेस को क्यों पता होना चाहिए कि इनकी सोच क्या है, इनके प्रेफरेंसेस क्या है, ये कितना अर्सा रुकेंगे, इनके बाद कौन आ रहा है, ये सब बिजनेस को क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस, अच्छा सही सही साफ सुथरे मुल्कों को भी हम सामने रख के बात कर रहे हैं। बिजनेसेस को क्यों पता होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी की सोच क्या है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। चले देखें, अगर एक गवर्नमेंट की एक पार्टी है जिसकी जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन है, उनकी प्रायोरिटी अगर एजुकेशन है, तो फिर बिजनेस जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगा या अगर वो मजीद बिजनेस बढ़ाना चाहेगा तो वो इसी सेक्टर को प्रमोट कर रहा होगा। कोई रूलिंग पार्टी हो सकती है जिनके प्रेफरेंसेस इंडस्ट्रीज हो, तो फिर बिजनेस अकॉर्डिंगली वो डिसीजन करे। कोई रूलिंग पार्टी हो सकती है जो सिर्फ सड़कें पुल पे इंटरेस्टेड हो, तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर फ्लरिश करेगा। कुछ रूलिंग पार्टीज हो सकती हैं जो इंटरनेशनली फैलाना चाहे अपने आप को, एम्प्लॉइज भी बाहर मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें, यानी अपनी लेबर फोर्स, और गुड्स भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनकी सोच हो, तो फिर बिजनेसेस को एक्सपोर्ट पे प्रेफर करना चाहिए। अगर कोई रूलिंग पार्टी हो जिसने सबसे पंगे लेके रहना, सबसे तंग करना है उसमें, तो बिजनेस को इंपोर्टेड चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज इंपोर्ट खुली है, कल बंद हो जाएगी। तो बिजनेसेस के लिए जरूरी है जानना कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी सोच क्या है, और क्या वो अभी मौजूद है या जो आने वाली है उसकी सोच क्या है। ये बिजनेसेस के लिए जरूरी होता है जानना। एक तो हिस्सा इस चैप्टर में हो गया टेबल। अगले 2 हिस्से में से एक हिस्सा यह है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी कैसे कैसे तंग कर सकती है, और तीसरा हिस्सा यह है कि हम कैसे कैसे तंग कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं तंग, खासा तंग करते हैं। बिजनेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को नचा सकते हैं, मतलब नाक में दम कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए मुश्किल कर सकती है वो क्या क्या चीज है, एक ये हिस्सा है, और एक हिस्सा है कि हम उनको कैसे कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो टेबल हो गया, याद करना है आपने एमसीक्यूज के लिए, ये आखिर में बताता हूं। पहले देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है वो बिजनेसेस को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकती है। ये आपको ना, इसमें मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी, 2 पेजेस हैं, इसमें एक टर्म आएगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो मैंने आपको बताना है, वो ये टेबल है।
तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का अभी मतलब नहीं बता रहा हूंगा, बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। तो ये मैं बात करने लगा हूं कि बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेंगे, अफेक्टिंग बिजनेसेस, पॉलिटिकल फैक्टर्स बिजनेस पे कैसे असरअंदाज हो रहे होंगे। इस पे स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, आ भी चुका हुआ है एक दफा, और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। पहले इनके नाम बोल बोल के याद कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, यानी सरकार ने खर्चे कहां कहां करने हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, लेबर लॉज हैं, और दूसरे मुल्कों से गवर्नमेंट ने कैसे बनाकर रखना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेबर लॉज और फॉरेन पॉलिसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, लेबर लॉज, ओ सबसे आखिर में, सबसे आखिर में। हाँ जी बताओ पांचों। कौन से? नहीं नहीं, लेबर लॉज और हमसायों से ताल्लुकात, फॉरेन रिलेशंस। हाँ जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी, चलो सही है, शाबाश। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अभी मैंने बात बता दी कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ना उनकी स्पेंडिंग से नजर आ रही होंगी। जैसे जो भी पार्टी हुकूमत में आई, अगर वो पुल, सड़कें, अंडरपास, ओवरपास, साइड पास, इधर पास उधर पास, ये सब बनाते जा रहे हैं, तो इस खर्चे से गवर्नमेंट की ना प्रायोरिटी पता चल रही है। तो बिजनेसेस को फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स में आना चाहिए जिनका ताल्लुक इस इंफ्रास्ट्रक्चर से है। सीमेंट बनाना शुरू कर दें, स्टील बनाना शुरू कर दें। अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स के ऊपर, तो बिजनेस को फिर उस सेक्टर में आना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स होती है ना, गवर्नमेंट खर्चा कहां कर रही है, इससे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पता चल रही होती है। वो बिजनेस को जानना जरूरी होता है। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाला पैराग्राफ पढ़ लें। ये वो ऊपर आइडियोलॉजी है जो बतानी है अभी आपको। ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये ना अभी जो ऊपर टेबल छोड़ा हुआ है ना, ये उसमें समझाना है। हम बिजनेसेस, अच्छा तो हाँ, ये एक अलग मसला है। ये बिजनेस है सोचना है कि अगर मुल्क के अंदर पार्टीज इतनी स्टेबल होती ही नहीं है, तो फिर वो ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही नहीं लगा रहे होंगे। वो अपनी प्लानिंग भी 2-2, 3-3 साल की करते होंगे। एक बार पढ़ लें पूरा पैराग्राफ तो बताता हूं मसले। हाँ जी, यही है ना, हम यही देख रहे हैं ना कि बिजनेस जो फैसले करने लगा है, उस पे जो रूलिंग पार्टी है उसकी सोच, उसकी प्रायोरिटीज इस पे कैसे असरअंदाज होंगी, क्योंकि आंखें खोल के डिसीजन करना है ना। ये जो हम लोग पेस्टल एनालिसिस करने लगे हैं, दोबारा बता रहा हूं, पेस्टल एनालिसिस ये है कि हम जो फैसला करने लगे हैं, जागे जो हम फैसला करने लगे हैं उस पे ये 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे। जैसे वो अभी ऐसी मिसाल याद आ गई, कुछ अर्सा पहले एक तबलीग पे गया हुआ था मैं इधर पास ही शहर में,
तो वहां एक बंदे से बात हो रही थी, बड़ा परेशान था कि मैंने इतने पैसे लगा के एक बेकरी ओपन की थी, तो यही सुना था कि बेकरी का काम चलेगा, तो वो तो बेकरी का काम चला ही नहीं, बंद कर दिया मैंने। अच्छा, बेकरी खोली किधर थी? मुल्तान रोड पे, आबादी से बिल्कुल बाहर, गंदी धुएं वाली सड़क, और उस पे एक साफ सुथरी बेकरी खोली थी। तो वहां किसने खरीदना था ब्रेड अंडे आके? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को सामने रख के फैसले करने होते हैं ना। तो बिजनेस ये देख रहा है कि हमें इन इन चीजों से क्या क्या असर पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है, उनकी प्रायोरिटीज हमें जाननी है फैसले करने के लिए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बात ये कर रहा था कि गवर्नमेंट जहां जहां खर्च कर रही है उससे उनकी सोच पता चल रही है, तो फिर हमने ना उनकी सोच से मैच करना है। पढ़ लिया ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या ये लेफ्ट विंग और ये राइट विंग, ये वो है जो ऊपर टेबल में बताना है। लेकिन आप लेफ्ट विंग पढ़ के रुक ना जाए, अगली बात पढ़े कि कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होंगी जो इंक्लाइन होंगी किस तरफ? ज्यादा खर्चा करने के लिए हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, पब्लिक स्फेयर्स। आप समझ लें कि इसको इंश्योर किया जाए, यानी इसको क्या कहते हैं, इनकरेज किया जाए कि लोगों की गैदरिंग्स हो। जैसा ये टॉक शोज होते हैं ना, ये तो खैर सस्ती हरकतें होती है ना, लेकिन टॉक शोज हो जहां पर लोग इकट्ठे बैठे, एक्सप्लोर करें और एक्सपीरियंसेस शेयर करें, पब्लिक स्फेयर, इस तरह की गैदरिंग्स को कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट जो चाह रही है आम आवाम का भला, तो उसके लिए फिर बिजनेसेस को उन्हीं कामों में अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर कोई गवर्नमेंट है जो सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे, वेपन्स, उन पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो फिर वेपन इंडस्ट्रीज के लिए सक्सेसफुल होगी। ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। राइट विंग लेफ्ट विंग के वर्ड छोड़ दें, वो भी पढ़ाने हैं। उसके अलावा मेन अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया इस पैराग्राफ का तो बहुत है जी। अरे भाई, जिस मुल्क में काम करना है उस मुल्क की जो रूलिंग पार्टी है उनकी सोच देखनी पड़ेगी ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, एक सवाल यह है कि हमने तो लोगों को गुड्स बेचनी है, हमने गुड्स सर्विसेज लोगों को बेचनी है, और हमें इससे क्यों फर्क पड़े कि सरकार क्या चाह रही है? तो सवाल तो अच्छा है। तो फिर देखें, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होती है ना, मुल्क की एक ओवरऑल टोन सेट हो जाती है। जैसे अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन होगी, वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे होंगे, तो पूरे ना मुल्क के अंदर एक टोन सेट हो जाएगी। उसमें जो आवाम है वो भी जनरली एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगी। तो फिर एजुकेशन बिजनेस जो है ना वो बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चल रही है, सड़कें बन रही हैं, तो जब नई नई सड़कें बन रही होंगी तो सोसाइटीज बननी शुरू हो जाएंगी, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर फैलेगा। अगर गवर्नमेंट का जैसे ये पाकिस्तान में तो खैर पाकिस्तान बहुत पीछे है आईटी में, लेकिन ये जब पिछली गवर्नमेंट ने अरफा करीम टावर बनाया था ना, ये जो इधर है फिरोजपुर रोड पे, तो उससे ना एक ट्रेंड बना लोगों को कि गवर्नमेंट आईटी में आगे जाना चाहती है। तो उससे लोगों को ये लगना शुरू हो गया, सब लोगों ने कहा अपने बच्चों को ये आईटी की तरफ लेके जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन होती है ना, लोग भी उस तरफ चल रहे होते हैं, तो इसलिए नेचुरली डिमांड क्रिएट हो जाती है। पहले पैराग्राफ में बताएं बेटे, कोई पूछना है तो। टैक्सेशन पॉलिसीज, ये बिजनेसेस के लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन्होंने टैक्स पे करना है। तो अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह के टैक्स रूल्स बना रही है जिसमें वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे, सबसे बात कर रहा हूं, अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत पकड़ धकड़ कर रहे हैं, तो बिजनेसेस फिर क्या करेंगे? फिर कैश में डील करना शुरू कर देंगे। अगर गवर्नमेंट कह रही है, प्रमोट कर रही है कि आप लोग एक्सपोर्ट्स करें तो टैक्स रिबेट्स मिलेंगे, तो बिजनेसेस फिर एक्सपोर्ट पे शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो जो जो गवर्नमेंट ने टैक्स के रूल्स बनाने हैं, बिजनेसेस फिर अपने पॉलिसीज उसके मुताबिक ढालेंगे, क्योंकि टैक्स बिजनेस को अफेक्ट करता है, उसकी इनकम पे टैक्स पड़ता है। फिर इसमें यह भी देखो
होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाती है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स? नहीं नहीं, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि जिस से टैक्स लेना है उससे डायरेक्टली उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगा दे। सेल्स टैक्स लेना आसान होता है, इनडायरेक्ट टैक्स लेना आसान होता है। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि अगर वो डायरेक्ट टैक्स नहीं ले पा रहे। बहरहाल टैक्स के अंदर मेन बात यही हुई भी है कि जो गवर्नमेंट की टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो बिजनेस को जरूर जाननी चाहिए और बिजनेस को अपने सारे एक्शंस अकॉर्डिंगली रखने चाहिए ताकि टैक्स में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उसको। ये सारी अंग्रेजी पढ़ के देख ले, मेन मैंने सारा बता दिया। डिस्पोजेबल इनकम के एंड पे पैसे कितने हैं जो घर ले जा सकें? पढ़ने के बाद सारा फिर बताता हूं जो नहीं समझ आया। अच्छा, इन 6 की 6 हेडिंग्स में जो पढ़ना है ना, वो सब सिनेरियो क्वेश्चन से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। सिनेरियो क्वेश्चन किसी बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरीके से हैंडल होता है। तो इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ये या स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो इसलिए जो कुछ है ये इतना सारा कुछ क्यों लिखा हुआ है, जो जो उस हेडिंग में लगा किताब वाले को उसने इधर उधर से लेकर डाल दिया। अब जो है वो हमने पढ़ना है। क्या सारा रट्टा लगाना है? नहीं, लेकिन याद तो चीजें करनी होती हैं। पढ़ ले तो बताता हूं। ऊपर वाले पैराग्राफ का मतलब है, लेफ्ट विंग का क्या मतलब है पता नहीं, बताना है अभी, बस उससे आगे चलते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स की सोच ये होती है कि वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कंपनीज पर टैक्स लगाएं, ज्यादा पैसा इकट्ठा करें और आवाम के ऊपर खर्च करें। और आगे जो मिसालें दी हुई हैं वो ये दी हुई हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ये चाह रही होती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं। उससे क्या होगा? बिजनेसेस के पास बचेंगे ही थोड़े पैसे, तो फिर वो बचत की तरफ जाएंगे, फजूल खर्चियां नहीं करेंगे। तो ये फजूल खर्चियां बचाने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। उनसे पैसे ही ले लो सारे। अब जो पैसे लेंगे सरकार वाले तो उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे होंगे, पब्लिक के फायदे की चीजें बना रहे होंगे। फिर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर पे कंट्रोल रहेगा, वरना लोगों के पास पैसा ही पैसा होता तो वो और जगह पर खर्च करते, तो गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल रखेगी। फिर अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हों तो फिर वो एक्सपोर्ट वाली कंपनीज को टैक्स रिबेट्स देनी शुरू कर देगी ताकि उनके खर्चे कम हों। जब खर्चे कम होंगे, अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं तो उन्होंने इंटरनेशनली कंपीट करना होता है। किससे कंपीट करना होता है? बाकियों से। तो अगर सरकार उन पे टैक्सेस ही कम लगाएगी तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो प्राइसेस कम रख सकेंगे। जब प्राइसेस कम रख सकेंगे तो बाकियों से अच्छा कंपीट कर लेंगे। ये इस लाइन का मतलब है। और आखिरी पैराग्राफ में डायरेक्ट टैक्सेस को अच्छा कहा हुआ है और इनडायरेक्ट को बुरा भला कहा हुआ है। टैक्सेशन वाली अंग्रेजी में बता दें कुछ जी। जी नहीं, गवर्नमेंट को कैसे नुकसान होगा? अच्छा, देखें, जो गवर्नमेंट लोगों को टैक्स ज्यादा लगाकर इस पर कंट्रोल रख रही है
कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट खुद कर रही होगी। यानी गवर्नमेंट खुद ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही होगी जिससे मुल्क में डेवलपमेंट हो रही होगी। प्राइवेट लोगों को डिस्करेज कर रहे होंगे, खुद कर रहे होंगे, खुद हॉस्पिटल्स बना रहे होंगे, खुद कॉलेजेस बना रहे होंगे, खुद जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे होंगे, खुद एयरलाइंस चला रहे होंगे। तो इससे बिजनेस मुल्क ग्रो करेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही होगी चीजें। यहां पर ये आईएमपी से इंपोर्ट थोड़ी बन रहा है। अच्छा चलें, इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं, उनको गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देगी तो वो प्राइस कम रख सकेंगे। अच्छा, अब जब इंपोर्टेड चीजें सस्ती प्राइस पे मुल्क में अवेलेबल होंगी तो लोकल मार्केट के लिए भी फायदा है। यहां पर फिर कंपटीशन इंप्रूव होगा, तो जो लोकल लोग हैं, लोकल कंपनीज, वो भी अपनी प्राइसेस कम रखेंगे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी है ये बात। टैक्सेशन पॉलिसीज के बाद है जी इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें मेनली ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट रेट्स, ये चीजें कवर होती हैं कि गवर्नमेंट के बिजनेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, कि इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, इसमें ये चीजें गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पता चलती हैं। तो बिजनेसेस को फिर उसके मुताबिक अपने बिजनेसेस चलाने चाहिए। ये पढ़ लें पैराग्राफ। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को पसंद करती होगी तो जितने बिजनेसेस एग्रीकल्चर सेक्टर में होंगे, गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज्ड लोन दे रही होगी ताकि वो अच्छा काम कर सकें। इसमें सिर्फ इतनी बात हुई हुई है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो सेक्टर होगा ना, तो गवर्नमेंट उसी के ही फायदे कर रही होगी, तो बिजनेस को फिर उसी सेक्टर में उतरना चाहिए। इसमें मेनली यही बात हो रही। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? लास्ट सेंटेंस का मतलब यह है, जो पहले एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि अगर मुल्क की गवर्नमेंट्स ही चेंज होती रहती हैं और वो जो पॉलिसीज बनाती हैं अगली गवर्नमेंट उन पॉलिसीज को बदल देती है, तो फिर बिजनेस ने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसकी बेस पे कोई भी कदम उठाने से पहले ये देख लेना है कि इस पॉलिसी का असर कितने अरसे तक रहना है। वो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, अगली गवर्नमेंट आके पॉलिसी बदल देगी तो हम तो फंस जाएंगे। तो इसलिए जो भी फैसला बिजनेस करेगा वो उस पॉलिसी की स्टेबिलिटी को भी सोच के करेगा। हाँ जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा, लेबर लॉस जानना बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के वर्कर्स नहीं रख सकते, या अगर उन्होंने कहीं पर जेंडर से रिलेटेड कोई रूल्स बना दिए, तो अब उस सूरत में बिजनेसेस को लेबर हायर करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर रूल्स ज्यादा सख्त हैं तो फिर पेनल्टीज भी पड़नी होगी। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ने कहा कि वर्कर्स को आपने रहने की जगह भी देनी है, मेडिकल भी देना है, तो फिर तो बिजनेस के खर्चे बढ़ते हैं। तो इसलिए बिजनेसेस के लिए लेबर लॉज जानना भी जरूरी होता है। बस ये लिखा हुआ इसके अंदर।
समझ नहीं आई? लेबर किसे कहते हैं? जो वर्कर्स हैं। नहीं, लीगली लेबर की डेफिनेशन में कौन शामिल है? ये वर्कर्स को कह रहे होते हैं, मतलब मैनेजर को लेबर में नहीं आ रहे होते। लेबर जनरली वही जो लोअर तबका है ना, प्रोडक्शन वर्कर्स हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो फिजिकली काम कर रहे होते हैं मशीनों पे, सफाई वाले, इनको लेबर कह रहे होते हैं। जो ऑफिस में बैठे लोग काम कर रहे होते हैं उनको लेबर नहीं कह रहे होते। लेबर वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे अगर जाग रहे थे तो। ओ नहीं यार, सी इंटरनी लेबर नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी, इसमें यह देखना होता है बिजनेस को कि हमारी जो पार्टी है रूलिंग, उसका हमसायों से क्या ताल्लुकात हैं। वो हमसायों से बनाकर रखते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चांसेस ज्यादा हैं। अगर सबसे पंगे लेके रखते हैं तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो ये फॉरेन पॉलिसी में बस इतनी सी बात। हाँ, एक बात इसमें और कि अगर दूसरे मुल्कों से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्हीं को बुला बुला के अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो फिर लोकल वाले कहां जाएंगे? तो ये भी लोकल वालों को अफेक्ट करेगी बात। क्या रुक जाएगी? हाँ तो रुकी भी है। अब वो चीजें ब्लैक में वो महंगी हो गई हैं। पता नहीं यार क्या। छोटा सा पैराग्राफ था यार जी। थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है? वी लिव इन से, वी लिव इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। थर्ड यही है ना यार? अच्छा छोड़ दें, वो ऊपर अभी सारी बातें। वैसे प्रोटेक्शनिस्ट से जो नजर आ रहा है वही मतलब है कि जो बस सिक्योरिटी के ऊपर। हाँ जी, फॉरेन पॉलिसी मैंने कब कहा क्लास खत्म हो गई? तो अभी 10 मिनट है ना क्या? ये जो छोटी सुई है ना, इसका 10 पे आने से 10 नहीं बचते। अरे छोटा सा एक ही पेज है यार, देखो अभी मैंने बताया गया। चलें होमवर्क देता हूं फिर आपको एक चीज। देखें, संडे का दिन है, आप फारिग होंगे तो जो फारिग दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है। चलें, जिसने जाना चले जाए। हाँ तो होमवर्क देने के लिए मुझे 5 मिनट बोलना पड़ेगा ना। हाँ मैं बता रहा हूं। होमवर्क यही टेबल ही है, ये टेबल पढ़ के आना है। बता रहा हूं। जो रूलिंग पार्टी है वो जैसे भी आई है, लड़ झगड़ के आई है, इलेक्शन से करा के आई है, कब्जा करके आई है, जैसे भी है। एक है बादशाही निजाम, बादशाह सलामत। तो बादशाह सलामत की प्रायोरिटी क्या होगी? नहीं, बादशाह सलामत अपनी कुर्सी बचाना। तो उनकी जो मैक्सिमम पॉलिसीज होंगी ना वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए होगी। जहां भी लगेगा कि बगावत हो सकती है, बगावत को चलना होगी। अवाम को मजबूत नहीं होने देना होगा। क्यों नहीं होने देना होगा? फिर अपनी कुर्सी कैसे बचेगी? यह है बादशाह सलामत की अप्रोच। एक अप्रोच है कि है जबरदस्ती, डिक्टेटरशिप, लेकिन ये अपनी अकल के मुताबिक सोचते हुए कि हम अवाम की सोच, अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अवाम ही के लिए काम करेंगे, लेकिन करेंगे जोर जबरदस्ती।
यानी है डिक्टेटरशिप, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अवाम की भलाई, सबका भला। अच्छा, अब वो जो रूलर होगा वो चूंकि सबको फारिग समझ रहा होगा तो वो सारे फैसले खुद करेगा, और लोगों ने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ज्यादा जरूरत है, ये कौन फैसला कर रहा होगा? ये भी वही कर रहा होगा। अब ये दोनों डिक्टेटर हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम की नियत अपनी कुर्सी बचाना और दूसरी एक्सट्रीम की नियत अवाम की भलाई, लेकिन कर दोनों अपनी मर्जी रहे हैं। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इनका सेंटर क्या होगा? अवाम की हुकूमत, अवाम की मर्जी से अवाम के लिए। तो ये जो 5 लिखे हुए ना, ये और ये, इन 5 में से जो बादशाह सलामत है वो ये है, और वो जो डिक्टेटर जो है अवाम के लिए और अवाम ही के लिए, वाकई अवाम के लिए मेहनत कर रहा है सिंसियरली, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक कर रहा है, वो ये है? और डेमोक्रेसी जो इन दोनों के दरमियान है वो ये है। थोड़ी सी डेमोक्रेसी, थोड़े से बादशाह सलामत, वो ये है। और थोड़ी सी डेमोक्रेसी और थोड़ी सी अपनी मर्जी, वो ये है। तो दो एक्सट्रीम्स बताइए आपको। वो भी बादशाह सलामत डिक्टेटर है, ये भी डिक्टेटर है, लेकिन ये जो डिक्टेटर कर रहा है वो अवाम के भले के लिए अपनी मर्जी चला रहा है, और वो डिक्टेटर अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इसकी प्रायोरिटी होगी डिफेंस के ऊपर खर्चा करना, लोगों को ना कंट्रोल देना। ये भी कंट्रोल अपने पास रखेगा, लेकिन इसकी प्रायोरिटी होगी लोगों के खाने पीने इलाज पे खर्चा करना। और डेमोक्रेसी, ना हुकूमत कुछ कर सकेगी ना अवाम कुछ कर सकेगी। हुकूमत डरती रहेगी और अवाम भी कुछ भी नहीं कर रही होगी। तो डेमोक्रेसी इन दोनों का सेंटर है, और डेमोक्रेसी और बादशाह सलामत के दरमियान ये है, और डेमोक्रेसी और डिक्टेटर, लेकिन अवामी डिक्टेटर, उसके दरमियान ये है। अब आपने इसमें ना करना ये है होमवर्क, वाकई होमवर्क है। ये टेबल जो 1.5 पेज पे है, ये 1.5 पेज का टेबल है, ये आपने पढ़ना है सारा। ये आपसे ना एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है, आप पढ़ के आए, जरूर पढ़ के आए। और इसमें जो पॉइंट नहीं समझ आए होंगे कुछ पॉइंट जो नहीं समझ आए होंगे, वो डिस्कस करता हूं फिर मंडे को, लेकिन ये पढ़ के आइएगा। और ये फिर इवेंचुअली याद भी करना है, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं इसमें। चल ठीक है।